हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 10। जो ये विविध प्रश्नावली होती है ये भाई पाठ की अंतिम प्रश्नावली होती है और इसमें पूरे पाठ के हर प्रकार के सवाल आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी जो आपको सवाल होंगे वो आप पहले ही पढ़ चुके हो या उस प्रकार के सवाल आप इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हो। बस उसी टाइप के भाई सवाल दिए होते हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो जो हमारा पहला सवाल है यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई रेखा आपको मालूम है k-3 × x माइनस 4 - k² × y प्लस k² - 7k प्लस 6 बराबर 0। और यहां पर आपको भाई तीन खंड हल करने हैं। भाई तीनों में ना अलग अलग कंडीशन आपको मालूम है। तो पहले में कह रहा है कि अगर ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, भाई जो ऊपर रेखा आपको दे रखी है ना, अगर ये वाली रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो, अब अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है y बराबर बी। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो सूत्र होता है y बराबर बी। अर्थात अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो वहां पर x नहीं होना चाहिए, x का गुणांक शून्य होगा। तो यहां आप लिख दोगे ना कि जो x का गुणांक होगा, ठीक है, वह शून्य होना चाहिए अगर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो। अब यहां देखो क्या है भाई, यहां गुणांक है k-3, जिसे आपको शून्य के बराबर करना पड़ेगा और यहां से आप k का मान सीधे ही निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये बात पता है कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ x का गुणांक शून्य होगा और अगर x का गुणांक शून्य है तो आप डायरेक्ट k का मान ज्ञात कर सकते हो। अब भाई आ जाओ इसके ना दूसरे खंड पर। यहां कह रहा है कि जो रेखा है वह y अक्ष के समांतर है। भाई ऊपर था कि x अक्ष के समांतर है, यहां पर कह रहा है कि y अक्ष के समांतर है। अब y अक्ष के समांतर है तो भाई मानक रूप होता है x बराबर a। x बराबर a लिखा है, यहां पर कहीं y तो लिखा नहीं है, अर्थात यहां पर y का जो गुणांक है वह शून्य होना चाहिए। कब? जब रेखा y अक्ष के समांतर है। तो यहां पर y का गुणांक क्या है? 4 - k² और बराबर में कर दो 0। तो यहाँ k² का मान 4 आ जाएगा और भाई k² है तो यहाँ प्लस माइनस भी लगेगा। तो k के यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, +2 और -2। तो ये था जब x अक्ष के समांतर थी, ये था जब y अक्ष के समांतर थी। एक यहाँ पर और कंडीशन आपको मालूम है, कह रहा है कि जो रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरती है, ऐसा भाई आपसे कह रहा है। अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो मूल बिंदु अर्थात 0, 0 उसे संतुष्ट करेगा। अर्थात आप x का मान 0 और y का मान 0 रख सकते हो। x का मान 0 करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, y का करोगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, केवल ये प्राणी बचेंगे। तो भाई लिख लो, यहां हो जाएगा k² - 7k प्लस 6 बराबर 0। ये एक द्विघाती समीकरण बन गया है जिसे आपको हल करना पड़ेगा। देखो k², भाई यहां पर ना गुणनखंड कर लो, -6k -k और +6 बराबर 0। यहां कॉमन निकालेंगे तो k-6 -1 कॉमन, k-6 = 1। अब यहां पर क्या करोगे, k-6 कॉमन तो आ जाएगा k-1 बराबर 0। यहां से k का मान आएगा 6 और वहां से आएगा 1। तो भाई देख लो यहां पर भी आपको दो उत्तर प्राप्त हुए हैं। तो तीनों ही कंडीशन हमने आपको बता दी। जो रेखा थी पहले x अक्ष के समांतर है,
तो k का मान 3 आ गया था। y अक्ष के समांतर थी तो k के यहाँ पर ना 2 मान आए हैं, +2 और -2। जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो मूल बिंदु से संतुष्ट भी करेगा, तो वहां पर k के ना 2 मान आएंगे, 6 और 1। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1। अब भाई प्रश्न नंबर देखो 2 पे आ जाओ। एक यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है √3x + y + 2 = 0। कह रहा है कि इस समीकरण को आपको x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p की तरह बनाना है और वहां से आपको थीटा और p की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, एकदम भाई आपको लंब रूप में बनाना पड़ेगा। लंब रूप क्या होता है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। आपको भाई समीकरण इस प्रकार से बनाना है और वहां से थीटा और p दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो भाई समीकरण को दोबारा लिख लो, √3x + y और 2 को ना आप उधर लेके चले जाओ। अब देखो इसको बनाना कैसे होता है लंब रूप में, सबसे पहले आप इसे देख लो। यहां पर भाई तुलना करोगे अगर तो a का मान है √3 और b का मान है 1। भाई रूल ये होता है कि √a² + b² से ना भाग करना होता है। अगर आप इससे भाग कर दोगे तो ये लंब रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब √a² + b² का मान कितना है? भाई a² का मान 3 है और b² का मान 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर आ जाएगा √4 अर्थात 2 आ जाएगा। 2 से ना पूरे में भाग करो आप। तो पहले यहां भाग करेंगे, √3/2x प्लस 1/2y और बराबर में आ जाएगा -1। एक चीज और है, जो सामने p है ये होती है लंब की लंबाई, जो कि हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, लेकिन यहां पर p का मान तो -1 है जबकि ये प्लस का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में माइनस से ना गुणा कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -√3/2 इंटू एक्स और यहाँ प्लस लगा दो, -1/2 y और बराबर में हो जाएगा 1। अब ये जो रेखा है ना एकदम लंब रूप में परिवर्तित हो गई है। यहां से अगर आप तुलना करोगे इसमें से तो देख लो cos थीटा का मान आ जाएगा -√3/2। यहां से आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हो -1/2 और p का मान निकाल सकते हो जो हो जाएगा 1 मात्रक। तो p का मान तो तुलना करने में ही मालूम पड़ जाता है, लेकिन थीटा का मान निकालना है अभी। अब देख लो कॉस भी माइनस का है, साइन भी माइनस का है। अभी आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि चतुर्थांश कौन सा है। तो भाई देख लो, अगर आप इस प्रकार से बनाओगे इसमें ना सब लोग प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में साइन प्लस का होता है और यहां तो साइन माइनस का है, तीसरे वाले में tan प्लस का होता है और चौथे वाले में कॉस प्लस का होता है। तो कॉस और साइन दोनों माइनस के हैं, तो ऐसा चतुर्थांश आपको ढूंढना है जहां पर कॉस और साइन दोनों माइनस के हों, तो वो ये वाला चतुर्थांश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ tan प्लस का होता है, इसका मतलब है साइन और कॉस दोनों माइनस के होते हैं। तो तीसरे वाले में जाना है। देखो अगर ये आप माइनस को ना देखो तो साइन थीटा बराबर लिखा है 1/2 अर्थात थीटा का मान हो जाएगा 30 अंश। लेकिन चूंकि आप तीसरे वाले में हो तो तीसरे वाले में कैसे लिखोगे, 180 में जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 180 प्लस थीटा और वही कोण हमारा कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर 1 मात्रक और जो हमारा कोण है वो हो जाएगा 210 डिग्री। क्लियर हो रहा है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 2। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है कि हमारे पास कोई रेखा है, वहां पर भाई आपको कंडीशन क्या मालूम है। देखो कह रहा है कि x अक्ष और y अक्ष पर जो हम लोग अंताखंड काटते हैं ना, तो x अक्ष वाले को a बोलते हैं और
बी को बोलते हैं वाई अक्ष वाला अंतःखंड। ठीक है, तो दोनों अंतःखंडों में ना हमें एक संबंध पता है। क्या संबंध है वो? कह रहा है कि योगफल जो है वो एक मात्रक है और जो गुणनफल है वो -6 है। जो हमारे अंतःखंड है उनका योगफल 1 है और जो गुणनफल है वो -6 है। तो आपको ना रेखा के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो देख लो भाई, a प्लस बी का मान 1 है और ए बी का मान है -6। तो यहां से क्या करोगे, यहां से a का मान निकालो तो आ जाएगा 1 माइनस बी, और आपको यहां पर रखना है। देखो, तो a का मान है 1 माइनस बी और इंटू बी बराबर में -6। भाई यहां गुणा कर लो तो हो जाएंगे b माइनस बी स्क्वायर और +6 बराबर 0। भाई -6 है, इधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना। अभी इसको ऐसे लिख लो, बी स्क्वायर माइनस बी -6 बराबर 0। सबके हमने निशान बदल दिए हैं। अभी यहां पर आपको ना गुणनखंड करने पड़ेंगे। 6 के गुणनखंड करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहां आ जाएगा बी स्क्वायर -3b प्लस 2b -6 बराबर 0। भाई कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा b -3 और +2, यहाँ हो जाएगा b -3 बराबर 0। तो b -3 को आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा b +2 बराबर 0। यहां से जब b का मान निकालोगे तो 3 आएगा और यहां से आएगा -2। अब बहुत ध्यान देना है, अगर b का मान 3 है तो a का मान क्या हो जाएगा? देखो, अगर b का मान 3 रखो तो 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2। तो एक जोड़ा हमारा ये वाला बन गया। ये a का मान है तो ये वाला b का मान है। अगर b का मान -2 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे तो a का मान 3 आ जाएगा। तो एक जोड़ा हमारा ये वाला बन जाएगा। दो मान आ रहे हैं ना भाई, b के 2 मान है तो a के भी तो 2 मान होंगे। तो जब a का मान -2 है तो b का मान 3 है, इसका मान 3 है तो उसका मान है -2। अब आपको लिखना है रेखा का समीकरण। यहां लिखोगे रेखा का समीकरण। सूत्र होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। और ये सूत्र हम लोग कब लिखते हैं? जब हमें अक्षों पर कटे हुए अंतःखंडों की लंबाइयां मालूम होती हैं। तो पहले a का मान ये रखो, b का मान ये रखो। तो भाई एक समीकरण बन जाएगा x/-2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। एक तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। एक बार आप ये रख के देख लो, तो x/3 प्लस y/-2 और इक्वल टू 1। और भाई एक आपका ये वाला बन जाएगा और ये दोनों ही आंसर सही होंगे। ठीक है भाई, क्योंकि दो दो वैल्यू आई थी तो दो ही रेखा के समीकरण भी प्राप्त हो जाएंगे। तो जहां पर आपको अंतःखंड मालूम हो वहां पर आप रेखा का अंतःखंड रूप ही लिखोगे। क्लियर हो गया? तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3।